आप सभी छात्रों को मिथिला कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए बूस्टर सीरीज के अंतर्गत मॉडल सेट 2 को समझाने वाले हैं। जो स्टूडेंट बूस्टर 1 का मॉडल सेट 1 नहीं देखे होंगे अकाउंटेंसी का, वह पहले जाकर आप लोग अकाउंटेंसी के मॉडल सेट नंबर 1 देख लीजिएगा। और आज जो अभी हम आपको समझाने वाले हैं वह है अकाउंटेंसी पेपर के मॉडल सेट 2। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साझेदारी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप अंडर कंपनीज एक्ट 2023। यानी आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो कंपनी अधिनियम के आधार पर साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की न्यूनतम संख्या जो होती है वह 2 होते हैं और अधिकतम संख्या जो होते हैं वो आपका 50 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह राइट आंसर होगा 50। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है बच्चों? तो 50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फॉर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट या लॉसेस ऑफ द फॉर्म आर डिवाइडेड इन। तो साझेदारी समझौता का जब अभाव होता है तो साझेदारों के बीच में लाभ हानि का जो विभाजन किया जाता है बच्चों, वह किया जाता है बराबर बराबर या समान अनुपात में, यानी इक्वली। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो आपका होगा वह सही आंसर होगा, बराबर बराबर या समान अनुपात में। पूंजी के अनुपात में नहीं किया जाता है, विभिन्न अनुपातों में नहीं किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। यानी जब बच्चों साझेदारी संलेख का अभाव होता है तो लाभ हानि का जो विभाजन किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है बराबर बराबर या समान अनुपात में। बराबर बराबर या क्या होता है? समान अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशील पूंजी में जोड़ा जाता है? परिवर्तनशील पूंजी की दशा में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की दशा में। विच ऑफ द फ्लोइंग एडेड टू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? ए है आपका लाभ, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी है हानि यानी कि लॉस। सी है निकासी यानी ड्रॉइंग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तनशील पूंजी की दशा में जो बच्चों जोड़ा जाता है, हानि को तो नहीं जोड़ा जाएगा, निकासी को नहीं जोड़ा जाता है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, यानी लाभ को पूंजी में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और यदि आपसे पूछ दिया जाए घटाया जाता है तो हानि को घटाया जाता है, ड्रॉइंग्स को घटाया जाता है, लाभ को जोड़ा जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपके पास वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी फॉर्म का हिस्सा नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का निम्न में से कौन सा पार्ट नहीं है? साझेदारी संलेख यह आपका पार्ट है, साझेदार की पूंजी ये भी आपका पार्ट है, व्यापारिक खाता तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों वो राइट आंसर होगा। व्यापारिक खाता जो होता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, वह साझेदारी फॉर्म का हिस्सा नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपका, जब साझेदार की पूंजी स्थिर होती है तब, यानी व्हेन पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड, यानी जब पूंजी स्थिर होता है तब पूंजी प्रत्येक वर्ष बदलती है नहीं। साझ स्थिर पूंजी की दशा में पूंजी प्रत्येक वर्ष नहीं बदलती है, पूंजी प्रत्येक वर्ष स्थिर रहती है। कैपिटल रिमेन्स फिक्स्ड एवरी ईयर। ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों वो सही है। पूंजी का शेष नकारात्मक हो सकता है, गलत है, इनमें से सभी गलत है। यानी जब साझेदारों की पूंजी स्थिर रहती है तो पूंजी प्रत्येक वर्ष स्थिर रहती है। पूंजी प्रत्येक वर्ष बच्चों क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चों होगा, साझेदारी फॉर्म का पंजीयन होता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ए है आवश्यक कंपलसरी, बी ऑप्शन है अनावश्यक नेसेसरी अननेसेसरी, और सी है ऐच्छिक यानी कि ऑप्शनल, और डी है ए और बी दोनों यानी कि बोथ। तो साझेदारी फॉर्म का पंजीयन जो होता है बच्चों वो आपका ऐच्छिक होता है, यानी कि ऑप्शनल होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपका, आदर्श चालू अनुपात है। आदर्श चालू अनुपात है, द आइडल करेंट रेशियो। आदर्श चालू अनुपात जो बच्चों होता है वो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 2:1। 1:2 नहीं होता है, 3:2 नहीं होता है, 3:4 नहीं होता है। तो आदर्श चालू अनुपात है बच्चों 2:1।
यहीं पर बच्चों यदि आदर्श चालू अनुपात के जगह पर आदर्श तरल अनुपात अगर आपसे पूछ दिया जाए, जो आदर्श तरल अनुपात होता है बच्चों, इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा 1:1, यानी क्विक रेशियो का आदर्श अनुपात जो होता है बच्चों वो आपका होता है 1:1, और चालू अनुपात का जो बच्चों आदर्श अनुपात होता है वह 2:1 होता है। याद रखेंगे। करंट रेशियो का आइडल रेशियो पूछे, यानी आदर्श चालू अनुपात पूछे तो 2:1 लगाना है बच्चों, और आदर्श तरल अनुपात अगर आपसे बच्चे पूछे तो आपको 1:1 लगाना है बच्चों। इसको आप याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास, एक आदर्श साझेदारी का गुण है पारस्परिक विश्वास, साझेदारी संलेख का सम्मान, सच्चे और निष्पक्ष खाते, डी इनमें से कोई सभी। तो एक आदर्श साझेदारी का जो गुण है बच्चों, वह एक साझेदार को दूसरे साझेदार पर पारस्परिक विश्वास भी होना चाहिए। यह भी ऑप्शन आपका सही है। तो यदि साझेदारी फॉर्म में एक साझेदार को दूसरे साझेदार पर विश्वास नहीं होगा तो साझेदारी फॉर्म चलने वाला नहीं है। तो पारस्परिक विश्वास आपका ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। दूसरा है साझेदारी संलेख का सम्मान, सभी साझेदारों को पार्टनरशिप डीड का सम्मान भी करना चाहिए। डी है सच्चे और निष्पक्ष खाते, यानी खाता जो बनना चाहिए वो निष्पक्ष बनना चाहिए। ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों वो आपका बिल्कुल भी राइट है। इसमें इनमें से सभी, इनमें से क्या होगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी की विशेषताओं में शामिल है, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो साझेदारी की विशेषताओं में शामिल होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला है ए शेयर, यह नहीं है, यह क्योंकि कंपनी में होता है। सार मुद्रा, ये भी कंपनी में होते हैं। दो या दो से अधिक साझेदार, ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों वह सही है। सीमित दायित्व नहीं होता है। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का जो दायित्व होता है बच्चों वह असीमित होता है। तो यहाँ पूछ रहा है आपको साझेदारी की विशेषताओं में कौन सा शामिल है। तो साझेदारी की विशेषताओं में जो बच्चों शामिल होता है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, दो या दो से अधिक साझेदार। दो या दो से अधिक साझेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों होगा आपके सामने, जो साझेदार, ध्यान से देखिएगा, साझेदारी फॉर्म के प्रबंध में भाग लेते हैं, अर्थात उसको संचालन करने में भाग लेते हैं, चलाते हैं, मैनेजमेंट करने में भाग लेते हैं, उसे कहते हैं द पार्टनर हु पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज कॉल्ड निष्क्रिय साझेदार, इनएक्टिव पार्टनर। जो साझेदार प्रबंध में भाग लेते हैं उसको हम बच्चों निष्क्रिय साझेदार नहीं कहते हैं। निष्क्रिय का मतलब क्या, जो भाग नहीं लेते हैं वह हुआ निष्क्रिय साझेदार। तो जो भाग लेते हैं बच्चों वह आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सक्रिय साझेदार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, राइट आंसर होगा बच्चों। याद रखेंगे, जो साझेदार साझेदारी फॉर्म में भाग लेते हैं उसे हम सक्रिय साझेदार कहते हैं, और जो भाग नहीं लेते हैं, यदि यहाँ लग जाए जो भाग नहीं लेते हैं, तो बच्चों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, निष्क्रिय साझेदार। भाग लेते हैं तो सक्रिय, और भाग नहीं लेते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, निष्क्रिय साझेदार। तो जो साझेदार साझेदारी फॉर्म में भाग लेते हैं उसे हम सक्रिय साझेदार कहते हैं, और जो साझेदार साझेदारी फॉर्म में भाग नहीं लेते हैं बच्चों उसे हम निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। आशा करते हैं बच्चों आप अच्छे से समझते होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। लिखा होगा, साझेदार द्वारा फॉर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज मिलता है, यानी कोई भी साझेदार अगर फॉर्म को ऋण के रूप में राशि देता है तो उसे ब्याज दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो 6% होता है। यानी कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के द्वारा दिए गए ऋण पर जो बच्चों ब्याज दिया जाता है वह दिया जाता है 6% की दर से। कितने प्रतिशत की दर से बच्चों, 6% की दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में शामिल होते हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड इन इंक्लूडेड्स। तो पार्टनरशिप डीड में क्या इंक्लूड्स होता है। पहला, फॉर्म का नाम, नेम ऑफ द फर्म, बिल्कुल भी सही। व्यवसाय का नाम, नेम ऑफ द बिजनेस, ये भी ऑप्शन सही है। व्यवसाय का पता, एड्रेस ऑफ द बिजनेस, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। बच्चों इस क्वेश्चन की मदद से आप 2 नंबर के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे एग्जाम में आपको पूछ दिया गया
साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, तो उसका परिभाषा वहाँ लिखना है। और यदि आपसे यह पूछ दिया जाए साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में शामिल होते हैं, तो क्या बताए थे, पढ़ाए थे, जो साझेदारी संलेख की विषय वस्तु में निम्न बातों को शामिल किया जाता है। सबसे पहला पार्टनरशिप डीड में क्या शामिल किया जाएगा, तो फॉर्म का नाम, यानी फॉर्म का क्या नाम रखा जाएगा। दूसरा होगा व्यवसाय का नाम, बिजनेस का नाम। तीसरा व्यवसाय का पता। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों, वह आपका सही होगा। तीनों चीजों को शामिल किया जाता है, और भी चीजों को हम लोग शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से इनमें से सभी होगा। यह व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, यानी किसी भी व्यवसाय का जो प्रतिष्ठा होता है, रेपुटेशन होता है ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, उसे क्या कॉल्ड किया जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, तो व्यवसाय की प्रसिद्धि को बच्चों ख्याति के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से, ख्याति, यानी कि गुडविल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, गुडविल, यानी किसी भी व्यवसाय का प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि जो होता है उसे हम ख्याति कहते हैं। जैसे आपको 2 नंबर में पूछ देगा ख्याति से आप क्या समझते हैं, तो लिख सकते हैं व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को ख्याति कहा जाता है। यानी किसी भी व्यवसाय के प्रतिष्ठा का जो मुद्रा में मूल्यांकन किया जाता है, मौद्रिक मूल्य लगाया जाता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ख्याति कहते हैं। क्या कहते हैं, ख्याति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया होगा, तो साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर, यानी जब साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होता है, तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। संपत्ति के मूल्य में किस चीज का परिणाम, वृद्धि का परिणाम है। यानी जब साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन होगा, तो संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होगा, इससे वर्तमान साझेदारों को क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन में सबसे पहले दिया है वर्तमान साझेदारों को क्या दिया है, लाभ होगा। दूसरा दिया है वर्तमान साझेदारों को हानि होगा। तीसरा ऑप्शन है वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि होगा। और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से समझिएगा। यहाँ से आपको 8 तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। हम 8 तरह के ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करके आपको समझा रहे हैं। इसीलिए बच्चों इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहाँ से कितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, 8 प्रकार के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। आपको फंसाने के लिए आपको अभी हम 10 मिनट के अंदर में पूरे कंसेप्ट को यहाँ पर आपको क्लियर कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिएगा। समझिए क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। यानी जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो उसका क्या परिणाम है, आप ही बताइए। किसी भी संपत्ति का मूल्य अगर पहले था, यहाँ पर आपका पहले मूल्य यहाँ पर दिया हुआ था आपका 10,000 मान लेते हैं। अब यदि साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन हुआ तो उसका मूल्य बढ़कर हो गया 12,000 बच्चों। तो वृद्धि कितना से हुआ बच्चों, 2,000 से। यानी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो 10,000 पहले संपत्ति का मूल्य था, अब मूल्य कितना हो गया बच्चों, 12,000। तो वृद्धि कितना से हुआ बच्चों, 2,000 से। तो 2,000 से जो वृद्धि हुआ, तो देखिए 2,000 से जब ये संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा, तो इसका आंसर होगा वर्तमान साझेदारों को लाभ। वर्तमान साझेदारों को क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि साझेदारी के मूल्य में वृद्धि जब होता है, तो साझेदारी के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या होता है, तो वर्तमान साझेदार को लाभ होता है। जब ये मूल्य बढ़ेगा, संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो लाभ होगा। मान लेते हैं आपका जमीन कहीं लिए थे 1 लाख में, उसका मूल्य बढ़कर हो गया 1,20,000। तो ये वर्तमान साझेदार के लिए, जो पहले से साझेदार होते उसके लिए क्या है, लाभ है बच्चों। तो अब समझिए वृद्धि के जगह पर अगर आपको पूछ दे जो एसेस्ट के मूल्य में कमी, ध्यान से समझिएगा, मूल्य में वृद्धि समझ गए होंगे, एसेस्ट के मूल्य में कमी। तो वृद्धि से क्या होता है बच्चों, हम 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखते हैं 4 तरह से, ध्यान से देखिए। सबसे पहला है अगर एसेस्ट के मूल्य में, एसेस्ट के मूल्य में अगर वृद्धि होगा, तो यह आपके लिए क्या है, लाभ है। किसके लिए, वर्तमान साझेदार के लिए। किसके लिए, वर्तमान साझेदारों को लाभ। एसेस्ट के मूल्य में वृद्धि होगा तो वर्तमान साझेदार को लाभ होगा। अगर एसेस्ट के मूल्य में कमी होगा, तो यह वर्तमान साझेदारों के लिए क्या होगा बच्चों, हानि होगा। डायरेक्ट सी बात। अगर वृद्धि हुआ तो क्या हुआ, लाभ हुआ। तो कमी हुआ तो बच्चों क्या हुआ, हानि हुआ। अब जो रूल हम एसेस्ट में लगाते हैं बच्चों, उसका अपोजिट यानी उल्टा रूल प्रयोग किया जाता है लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटीज में शॉर्ट में लिख रहे हैं,
यदि उसके मूल्य में बच्चों वृद्धि होगा तो समझिए लाभ नहीं होगा बच्चों, लाभ का उल्टा क्या होगा? हानि। अब इसका मतलब समझिए, मान लीजिए आपने बैंक से 10,000 का लोन लिए थे। अब बैंक को 1 साल बाद आप राशि देने के लिए गए और बैंक ने आपको बोल दिया 2,000 ब्याज लेंगे, 10 के बदला में 12 लगेगा। तो बताइए आपके लिए हानि हुआ या नहीं हुआ? ये किस साझेदार के लिए हुआ? आने वाले साझेदार के नहीं हुआ, ये वर्तमान साझेदार के लिए हानि हुआ। तो लायबिलिटीज के मूल्य में अगर वृद्धि होता है बच्चों, तो वर्तमान साझेदार के लिए क्या होता है बच्चों? हानि होता है। और यदि आप किसी से राशि लिए थे, जो आपका लायबिलिटीज हुआ, और अगर उसमें कमी हो जाएगा, वो कम लेना स्वीकार करेगा, तो यह आपके लिए बच्चों लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। लाभ को इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और हानि को इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं? यहाँ पर लॉस। इसी का यहाँ हो जाएगा लॉस और फिर हो जाएगा यहाँ प्रॉफिट। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉफिट। इसको एक बार ढंग से समझिए। यानी संपत्ति में अगर वृद्धि हुआ तो यह आपके लिए क्या है? लाभ है। संपत्ति में अगर कमी हुआ तो यह वर्तमान साझेदार के लिए क्या है? कमी जैसे हुआ तो यह आपके लिए हानि, यानी वर्तमान साझेदारों की बात करें तो वर्तमान साझेदार के लिए यहाँ हानि हो जाएगा। और यदि दायित्व में आपका वृद्धि होगा तो वर्तमान साझेदारों को हानि होगा, और दायित्व में अगर कमी होगा तो वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। जैसे कमी का मतलब मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस 10,000 पहले था लायबिलिटीज, अब वो हो गया 8,000। इसमें आपको क्या हो गया? 2,000 कम देना पड़ रहा है, तो यह आपके लिए लाभ है। अब इसी क्वेश्चन में क्या लगा देता है यहाँ पर बच्चों? जो साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति से पहले लगा देगा अलिखित संपत्ति को रिकॉर्ड करने पर। बात एक ही हुआ। इसीलिए इसको ध्यान में देखिए। इस क्वेश्चन को आगे और एक स्टेप के हम 2-4 क्वेश्चन लाए हैं, जिसको आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपके पास, लाभ प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो बराबर बच्चों सूत्र होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऑप्शन ए आ रहा है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, तो यह सही है। पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात गलत है। नया अनुपात माइनस त्याग अनुपात ये भी गलत है। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात ये भी गलत है बच्चों। तो प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ दिया होगा वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन। जब वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो फर्म का पुनर्मूल्यांकन होता है, गलत। फर्म का पुनर्गठन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही है आपका। जब वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो फर्म का पुनर्गठन होता है। फर्म का समापन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बच्चों वो बिल्कुल भी राइट होगा। जब वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो उससे फर्म का पुनर्गठन होता है। फर्म का क्या होता है बच्चों? पुनर्गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में यानी कि बैलेंस शीट में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इन ट्रांसफर। यानी बैलेंस शीट में जब जनरल रिजर्व पहले से दिया होता है तो उसे ट्रांसफर किया जाता है तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, नए साझेदारों के पूंजी खाते में, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या होगा? कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। पुराने साझेदारों किस खाते में? पूंजी खाते में। यानी जब साझेदार का प्रवेश होता है तो संचय जो रहता है जनरल रिजर्व, तो उसे ट्रांसफर किया जाता है पुराना साझेदार ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। ओल्ड पार्टनर्स के किस अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, फर्म का पुनर्गठन किया जाता है, फर्म इज रिकंस्टिट्यूट ऑन। जब कब फर्म का पुनर् किया जाता है यानी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कब होता है? तो पहला दिया होगा नए साझेदार के प्रवेश पर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और तो जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। साझेदार की मृत्यु पर, डेथ ऑफ पार्टनर, किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी का है ए और बी दोनों। यह आपका बिल्कुल भी सही है। यहाँ ए और बी दोनों होगा। इस क्वेश्चन को हम 5 नंबर के लिए भी आपको समझा रहे हैं। जैसे आप एग्जाम में जाइएगा, कहेगा पुनर्गठन की अवस्था कौन कौन सी होती है? तो जब वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, तो वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में अगर परिवर्तन होता है तो इससे फर्म का पुनर्गठन होता है। जब एक नया साझेदार प्रवेश करता है तो फर्म का पुनर्गठन होता है। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है
तो फॉर्म का पुनर्गठन होता है। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस अवस्था में फॉर्म का पुनर्गठन हो जाता है, और जब 2 या 2 से अधिक फॉर्मों का एकीकरण होता है तो फॉर्म का पुनर्गठन हो जाता है। तो इसीलिए अगर 2 नंबर या 5 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए जो किन-किन परिस्थितियों में एक साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन किया जाता है बच्चों, तो इसको ध्यान से समझिएगा। 5 अवस्थाएँ होती है। ऐसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो किन-किन परिस्थितियों में एक साझेदारी फॉर्म की पुनर्गठन होती है। तो सबसे पहला जो परिस्थिति होता है वो वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। जैसे मान लिया जाए जो कोई साझेदार पहले 3:2 के रेशियो में लाभ हानि का बंटवारा करता था, लेकिन अब वह लाभ हानि का बंटवारा करेगा 1:1। तो बताओ साझेदार का क्या होगा, साझेदारी फॉर्म का क्या हो जाएगा, तो पुनर्गठन हो जाएगा। कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा तो फॉर्म का क्या हो जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा। कोई पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो फॉर्म का क्या हो जाएगा, पुनर्गठन हो जाएगा। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाएगी बच्चों तो फॉर्म का क्या होगा, तो पुनर्गठन हो जाएगा। ये क्वेश्चन वो बच्चों एग्जाम के दृष्टिकोण से एमबीबी है, आपको 2 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है बच्चों। एमबीबीए क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के लिए बच्चों, याद कर लीजिएगा इसको, एक बार हम असाइनमेंट में दिए होंगे, आराम से इसको देखकर एक बार याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपके सामने, नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है। बैलेंस शीट prepared after new partnership agreement, assets and liabilities are recorded at मूल्य पर, ओरिजिनल वैल्यू पर, बिल्कुल भी गलत। पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर, रिवैल्यूड फिगर पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। तो जब नया साझेदार कोई प्रवेश करता है या साझेदारी फॉर्म के ठहराव के बाद नया आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है बच्चों, तो उसमें जो बैलेंस दिया जाता है वो पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है, वसूली योग मूल्य पर नहीं होगा। ए और बी नहीं है, डी में ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो बच्चों बी होगा वो बिल्कुल भी सही होगा, पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपके सामने, साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। साझेदार के पूंजी खाते को डेबिट नहीं, क्रेडिट। तो हम साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट कब करते हैं, जिस मद से साझेदारों की पूंजी में वृद्धि होती है, याद रखेंगे। जिस मद से साझेदारों की पूंजी में क्या होगी, वृद्धि होगी, उससे साझेदारों के पूंजी खाते में क्या किया जाएगा बच्चों, क्रेडिट किया जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं किस मद के वजह से वृद्धि हुआ है। तो सबसे पहला मद है बच्चों पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज से साझेदारों की पूंजी में वृद्धि होती है। पूंजी पर ब्याज से साझेदारों की पूंजी में वृद्धि होती है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। आहरण पर ब्याज, इससे साझेदारों की पूंजी में वृद्धि नहीं होती है बच्चों, इससे साझेदारों की पूंजी में कमी होती है। तो यह ऑप्शन आपका गलत है। आहरण से इससे भी पूंजी में कमी होती है, गलत है। हानि से इससे भी पूंजी में कमी होती है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बच्चों बिल्कुल भी सही होगा, पूंजी पर ब्याज से। पूंजी पर ब्याज की वजह से साझेदारों की पूंजी में वृद्धि होती है, और ये जो मद बाकी बच गए हैं उससे कमी वाला ऑप्शन में पूछा जाए तो उसका लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है। जब नया साझेदार ख्याति के लिए लाई गई राशि को नगद साझेदार वर्तमान साझेदार द्वारा किस अनुपात में बांटा जाता है। लाभ विभाजन अनुपात में ऑप्शन गलत है, पूंजी अनुपात में ऑप्शन गलत है, त्याग के अनुपात में। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों वो बिल्कुल भी सही है। जब कोई नया साझेदार ख्याति के लिए नगद राशि लाती है तो उसको त्याग अनुपात में पुराने साझेदारों में बांटा जाता है। किस अनुपात में बच्चों, त्याग के अनुपात में। किस अनुपात में, त्याग के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, त्याग अनुपात निकाला जाता है, यानी हम कब सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं, साझेदार के मृत्यु पर। ऑप्शन गलत है, क्योंकि साझेदार के मृत्यु की दशा में गेनिंग रेशियो निकाला जाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात निकाला जाता है। यानी साझेदार का जब मृत्यु होता है तो उस अवस्था में लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। दूसरा दिया होगा एक साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, जब साझेदार का अवकाश ग्रहण करता है तो उस अवस्था में भी आपका गेनिंग रेशियो निकाला जाता है बच्चों। अब दिया है एक साझेदार के प्रवेश पर, तो साझेदार के प्रवेश की दशा में त्याग अनुपात की गणना की जाती है, और इस दोनों की गणना की जाती है गेनिंग रेशियो में के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अ और ब 3:1 के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हैं। सी को 1/4 हिस्सा के लिए प्रवेश दिया जाता है, यानी यहाँ नया साझेदार आ रहा है सी, जिसको लाभ में हिस्सा कितना मिल रहा है, 1/4। साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है तो अ और ब का त्याग अनुपात है। याद रखेंगे, जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है वह अपना हिस्सा किस पुराने साझेदारों से लेता है, इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं होता है।
तो साझेदारों का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, जो ओल्ड रेशियो उसका रहता है, वही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। इसका ओल्ड रेशियो है 3:1, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपका होगा कितना, 3:1, यानी 3:1। 3 क्या होगा, 1 होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा बच्चों, ए बी तथा सी 5:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। ए अवकाश ग्रहण करता है, लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों उस रोज भी मॉडल सेट 1 में भी यह क्वेश्चन था आपका, उसमें भी हमने आपको बताए हुए थे। तो जैसे मान लेते हैं 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:3:2। अब इसमें सिर्फ आपको यह देखना है अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, तो ए अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो कहता है प्राप्ति अनुपात क्या होगा, तो ए अवकाश ग्रहण किया तो शेष साझेदार बचा कौन बच्चों, बी और सी। तो बी और सी का बच्चों जो ओल्ड रेशियो होगा बच्चों, वही उसका क्या कहलाएगा बच्चों, गेनिंग रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, गेनिंग रेशियो कहलाएगा। तो इसका गेनिंग रेशियो क्या होगा, 3:2। उस मिस्टेक से ये नंबर ऑप्शन में लग गया था, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ऑप्शन जो हम यहाँ बनाए होंगे वही आंसर सही है। अभी जो इसका आंसर होगा बच्चों वो 3:2 होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, 3:2 होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। यानी सामान्य संचय का जो राशि रहता है वो सभी साझेदार, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार सहित सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो नए लाभ विभाजन अनुपात में गलत होगा, पूंजी के अनुपात में गलत होगा, पुराने लाभ हानि अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये बच्चों बिल्कुल भी सही है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों वो बिल्कुल भी आपका सही होगा, पुराने लाभ हानि अनुपात में, पुराने लाभ हानि अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपके सामने, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसको देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष हस्तांतरित किया जाए। यानी कोई भी साझेदार जब अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण करने के बाद उसका जितना देय राशि बनता है, यदि उसका भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन का आता है ऋण खाते में। लग रहा है बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा, ऋण खाते में। पूंजी खाते में नहीं किया जाता है, बैंक खाते में नहीं किया जाता है, उचंत खाते में नहीं किया जाता है। यानी कि याद रखेंगे, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा, क्या करेगा, अवकाश ग्रहण करेगा, उसका खाता का जो शेष होगा, अगर भुगतान कर देगा तो ठीक है, अगर भुगतान नहीं करेगा तो उस साझेदार के लोन अकाउंट में उसे क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसीलिए बच्चों इसका ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा, ऋण खाते में। कौन से खाते में, ऋण खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, मृतक साझेदार के निष्पादक यानी कि उत्तराधिकारी, इंग्लिश में से एजुकेटर्स बोलते हैं, एजुकेटर्स, एजुकेटर्स। तो यानी मृतक साझेदार का जो निष्पादक होगा, एजुकेटर्स होगा, वो साझेदार की मृत्यु तिथि से ये राशि पर ब्याज दिया जाएगा। कितना ब्याज दिया जाएगा, एजुकेटर्स को कितना ब्याज दिया जाएगा, तो 5% वार्षिक गलत है, 6% वार्षिक बिल्कुल भी सही है, 7% नहीं होगा, 8% नहीं होगा। अर्थात अगर किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उस दशा में जो ब्याज पर दिया जाता है, ऋण पर ब्याज, वो 6% वार्षिक की दर से, कितना परसेंट, 6% वार्षिक दिया जाता है। उसका जितना देय राशि होगा उस पर 6% वार्षिक की दर से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको दे पूरी राशि, पूरा का पूरा अमाउंट, ऑल अमाउंट किसके खाते में हस्तांतरित किया जाता है। जितना सारा पूरा राशि होगा वो किसके खाते में हम ट्रांसफर करते हैं, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, कैपिटल अमाउंट ऑल पार्टनर्स नहीं होगा, शेष साझेदारों के पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट रिमेनिंग पार्टनर नहीं होगा, उसके उत्तराधिकारी के खाते में हिज एजुकेटर्स अकाउंट होगा। यही ऑप्शन नंबर जो सी होगा बच्चों वो सही होगा, सरकार के खाते में गलत है। यानी जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उसका पूरा जो देय राशि रहता है वह उसके उत्तराधिकारी खाते में ट्रांसफर किया जाता है। किस खाते में बच्चों, उत्तराधिकारी खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपके सामने, फॉर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए, वसूली खाता, यह सबसे पहले बनाया जाता है। साझेदारों का पूंजी खाता, ये भी नहीं बनाया जाता है। वसूली खाते के बाद साझेदार का ऋण खाता बनाया जाता है, उसके बाद साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है,
और अंत में बच्चों बनाया जाता है रोकर या बैंक खाता। रोकर या क्या? बैंक खाता। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चों सी होगा वह आपका सही होगा, यानी फॉर्म के समापन पर सबसे अंत में जो खाता खोला जाता है बच्चों, वह रोकर या बैंक खाता खोला जाता है। अब इसको हम एक बार बताएं। सबसे पहले बनाया जाता है बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली। दूसरा बनाया जाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, लेकिन यह हर सवाल में नहीं बनता है। पार्टनर्स लोन अकाउंट यह उसी प्रश्न में बनाया जाएगा जब साझेदार की ऋण की राशि दिया हुआ, यानी आवश्यकता प्रतीत पर। अगर जरूरत होगा तो बनाएंगे और जरूरत नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जब बैलेंस शीट में साझेदार का ऋण दिया रहेगा लोन अकाउंट खोलेंगे, और नहीं दिया रहेगा तो लोन अकाउंट नहीं खोलेंगे। तीसरा अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल या क्या होगा बच्चों? करेंट अकाउंट। और सबसे अंत में जो बच्चों तैयार किया जाता है वह किया जाता है कैश या बैंक अकाउंट। तो याद रखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन भी बता दिए, 5 नंबर का क्वेश्चन भी बता दिए, कैश या बैंक अकाउंट। जैसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फॉर्म के समापन की दशा में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं बच्चों? इस समापन की दशा में, फॉर्म के समापन की दशा में कौन कौन सा खाता खोला जाता है? तो बच्चों जवाब देना है जो फॉर्म के समापन की दशा में निम्नलिखित खाते खोले जाते हैं। क्या जवाब देना है? तो फॉर्म के समापन की दशा में निम्नलिखित खाते खोले जाते हैं। ए रियलाइजेशन अकाउंट, बी पार्टनर्स लोन अकाउंट। आवश्यकता प्रतीत होने पर, जरूरत होगा तो खोलेंगे, नहीं होगा तो नहीं खोलेंगे। इसका मतलब क्या? अगर पार्टनर का लोन दिया रहेगा तो खोलेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं खोलेंगे बच्चों। उसके बाद क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। और उसके बाद मेरे प्यारे लाल क्या होगा? कैश या बैंक अकाउंट। कैश या क्या होगा बच्चों? बैंक अकाउंट। इसका मतलब सबसे अंत में कौन सा खाता खोल रहा है? रोकर या बैंक खाता। अगर सवाल में कैश दिया रहेगा तो कैश अकाउंट बनाएंगे, अगर सवाल में बैंक दिया रहेगा प्यारे बच्चों तो क्या बनाना है? बैंक अकाउंट बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, फॉर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को देखिए। अब ये बताएं और अब ये लेकर चले आए। तो फॉर्म का जब विघटन होगा तो साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे, यानी फॉर्म के समापन की दशा में साझेदारों का जो ऋण होता है उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? ये दिया है वसूली खाते में, नहीं किया जाता है। साझेदार के पूंजी खाते में नहीं किया जाता है। साझेदार के चालू खाते में नहीं किया जाता है। अभी हमने आपको बताया यदि पार्टनरशिप में बैलेंस शीट में दिया रहता है साझेदार का ऋण तो उसके लिए अलग से एक अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स क्या होता है? लोन अकाउंट। यहाँ इसमें वसूली खाता दिया है, साझेदार के पूंजी खाते दिए हैं, साझेदार का चालू खाता दिया है। इस तीनों में नहीं दिखाया जाता तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज होगा। यहाँ बच्चों यदि ऑप्शन चेंज करके आपको दे दिया जाए एग्जाम में, जो साझेदार के ऋण खाते में, साझेदार के किस खाते में? ऋण खाते में। तो बच्चों यह ऑप्शन भी यहाँ बन सकता है। साझेदार के ऋण खाते, साझेदार किस खाते में? ऋण खाते में, यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स क्या होगा? लोन अकाउंट्स। इसको ऑप्शन भी आपको एग्जाम में चेंज किया जा सकता है, दे देगा फॉर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है, और यहाँ इनमें से कोई नहीं हटाकर आपको लिख दिया जाएगा साझेदारों के ऋण खाता यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ऑप्शन वह सही हो जाएगा। यहाँ चाहे ए बी सी कहीं भी डाल सकता है, और अगर नहीं दिया हो साझेदार के ऋण खाता तो ऑप्शन नंबर डी मारना है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या होगा? कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, जब गैर अभिलेखित जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे। तो क्या करेंगे? दर्शाएंगे। जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो उसे दर्शाएंगे। अब दिया है वसूली खाते के नाम पक्ष में डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक खाते के नाम पक्ष में डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, वसूली खाते के जमा पक्ष में क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और बैंक खाते के जमा पक्ष में क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। तो बच्चों याद रखेंगे, दायित्व का जो भुगतान किया जाता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड में किया जाता है? डेबिट साइड में। और तो इसका ऑप्शन जो बनेगा बच्चों वो आपका ए बनेगा, वसूली खाते के नाम पक्ष में। वसूली खाते के किस पक्ष में? नाम पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। डेबिट साइड ऑफ क्या होगा? रियलाइजेशन। नेक्स्ट दिया होगा, जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा
ली जाती है तो उसे दर्शाएंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट व्हेन टेकन ओवर बाय अ पार्टनर आर शोन इन। यानी ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आपको 2 सेकंड के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले क्या बताएं, पिछले वाले प्रश्न में एक बार फिर हम पुनः वहां जा रहे हैं। यहाँ क्या कह रहा है, जो दायित्व का, तो दायित्व का भुगतान जब दिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट जो हम बनाते हैं उसके डेबिट साइड में हम दिखाते हैं। किस साइड में दिखाते हैं? डेबिट साइड में। और संपत्ति से जो वसूला जाता है उसे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है बच्चों। तो यहाँ देखिए, वसूली खाता का क्रेडिट साइड यानी जमा पक्ष कहाँ पर दिया है? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बच्चों, वह बिल्कुल भी सही आंसर होगा, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, कंपनी का निर्माण होता है। एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, कंपनी अधिनियम द्वारा बाय कंपनीज एक्ट और निवेशकों के समझौता द्वारा बाय एग्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, सदस्यों के द्वारा बाय मेंबर्स। तो कंपनी का जो निर्माण होता है बच्चों, वह कंपनी अधिनियम के द्वारा होता है, बाय कंपनीज एक्ट के द्वारा होता है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, अंश आवेदन खाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आपको 4 ऑब्जेक्टिव याद करवा। कितना ऑब्जेक्टिव? 4 ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देखिएगा। तो चार ऑब्जेक्टिव जो दिखाएंगे, तो सबसे पहला है अंश आवेदन खाता, शेयर अप्लीकेशन अकाउंट। तो अप्लीकेशन अकाउंट जो होता है बच्चों, वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता यानी क्या? पर्सनल अकाउंट। अप्लीकेशन अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाता नहीं, नाम मात्र खाता नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से समझ, आप जब किस्त में भुगतान करते हैं तो आपके पास जब कोई अंश का निर्गमन करता है, एक मुश्त भुगतान नहीं होता है, किस्तों में भुगतान होता है। तो 4 प्रकार से हम लोग करते हैं। पहला होता है अप्लीकेशन। क्या होता है बच्चों? अप्लीकेशन। शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ शेयर, और शेयर का पहला क्या हो जाएगा? अप्लीकेशन। दूसरा होता है बच्चों अलॉटमेंट। तीसरा होता है बच्चों फर्स्ट कॉल्स। और चौथा होता है बच्चों फाइनल कॉल्स। फाइनल कॉल्स, फर्स्ट कॉल और फाइनल। तो यहाँ आपसे कह रहा है अंश आवेदन खाता है, शेयर अप्लीकेशन अकाउंट। अप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बच्चों? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होता है बच्चों। तो अलॉटमेंट भी अकाउंट कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट कॉल भी कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट। फाइनल कॉल भी कौन सा होगा बच्चों? पर्सनल अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। यानी अगर आपसे पूछे अंश आवेदन खाता है, तब भी व्यक्तिगत खाता। आपसे पूछे अंश आवंटन खाता है, तब भी व्यक्तिगत खाता। आपसे पूछे अंश प्रथम याचना खाता है, तब भी व्यक्तिगत खाता। अंतिम याचना खाता है, तब भी व्यक्तिगत खाता। अप्लीकेशन तब भी पर्सनल अकाउंट, अलॉटमेंट तब भी पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट कॉल तब भी पर्सनल अकाउंट, फाइनल कॉल तब भी पर्सनल अकाउंट। तो यह जो होते हैं बच्चों, वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। अगर ऑप्शन में पर्सनल अकाउंट भी बच्चों 3 प्रकार का होता है, ध्यान से समझिए बच्चों, शॉर्ट में ही लिखेंगे लेकिन लिखकर दबा। पर्सनल अकाउंट भी आपका 3 प्रकार का होता है। एक सर कौन कौन सा होता है? 11th में हम लोग पढ़े थे। पहला पढ़े थे बच्चों नेचुरल पर्सनल अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं। दूसरा हम लोग पढ़े थे बच्चों आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा बच्चों हम लोग पढ़े थे आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी ध्यान से समझ लीजिएगा, शॉर्ट में ही लिख दिया है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट को बच्चों हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को बच्चों हम लोग कहते हैं आपका कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को बच्चों हम लोग कहते हैं प्रतिनिधियात्मक व्यक्तिगत खाता। तो पर्सनल अकाउंट में यह जो खाता होता है अंश आवेदन खाता, वह होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधियात्मक या प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। तो याद हो गया होगा बच्चों। तो अंश आवेदन खाता कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। अगर पर्सनल अकाउंट के टाइप्स पर पूछ दे जो कौन सा खाता है बच्चों, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधियात्मक व्यक्तिगत खाता। बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, कम मूल्य से अधिक प्राप्त राशि को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है? ऑप्शन ए है अंश पूंजी खाता, इसमें तो क्रेडिट नहीं करते हैं। मूल्य से अधिक यानी प्रीमियम की चर्चा हो रहा है, जो योजना पर अग्रिम खाता, कॉल्स इन एडवांस नहीं होगा। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता, यह ऑप्शन बच्चों आपका सही है,
जब सम मूल्य से अधिक राशि लिया जाता है तो उसे हम प्रीमियम कहते हैं और प्रीमियम का राशि को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर भी आप समझिए, अंशों को दो प्रकार से हम लोग सममूल्य और प्रीमियम पर। कटौती पर अंशों का नए अंशों का निर्गमन नहीं किया जाता है। तो सममूल्य यानी 10 रुपया का शेयर अगर 12 रुपया में जारी होता है बच्चों, ये प्रीमियम कहलाता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? सममूल्य से अधिक प्राप्त राशि यानी सममूल्य से अगर ज्यादा राशि प्राप्त हो जाएगा तो उसे किस खाते में क्रेडिट किया जाता है बच्चों? तो उसे क्रेडिट किया जाता है प्रतिभूति संचय खाता, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा? रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों चलते हैं। यहाँ दिया होगा आपको, अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज लिया जा सकता है। अदत्त याचना यानी कॉल्स इन एरियर पर मैक्सिमम हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। पहला है 6%, दूसरा है 10%, तीसरा है 5%, चौथा ऑप्शन दिया है 12%। तो बच्चों ऑप्शन जो बी होगा वो आपका सही होगा 10%। बच्चों यहाँ पर भी हम आपको 4 ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या होगा? जो अदत्त याचना पर अधिकतम ब्याज लिया जाता है 10%। किस टेबल के अनुसार? तो टेबल बच्चों याद रखेंगे एफ। टेबल क्या होगा बच्चों? एफ। यानी अदत्त याचना पर टेबल एफ के को अगर अनुमान माना जाएगा तो टेबल एफ के अनुसार अधिकतम ब्याज लिया जाता है 10% अदत्त याचना पर, यानी कॉल्स इन एरियर्स पर। कॉल्स इन क्या होगा? एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स पर। इसी क्वेश्चन को बच्चों आपसे पूछ सकता है कॉल्स इन एडवांस। क्या पूछ सकता है बच्चों? कॉल्स इन एडवांस। इसमें भी अप्लाई क्या होता है? टेबल एफ का अगर लिया जाएगा तो यहाँ बच्चों आंसर हो जाएगा आपका 12% पर आनम। कितना परसेंट बच्चों? 12%। तो याद रखेंगे, बकाया याचना पर 10% और अग्रिम याचना पर 12%। किस टेबल के अनुसार? तो टेबल एफ का जब अनुसरण किया जाएगा, अनुपालन किया जाएगा बच्चों तब। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त पर प्रीमियम है। अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम है। ये लाभ नहीं होगा, आय नहीं होगा, आयगत प्राप्ति नहीं होगा, पूंजीगत लाभ होगा बच्चों। कौन सा लाभ? पूंजीगत लाभ। तो अंशों के निर्गमन पर जो प्रीमियम होता है बच्चों वह आपका पूंजीगत लाभ होता है। कौन सा लाभ होता है बच्चों? पूंजीगत लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठे, ध्यान से देखिए बच्चों, प्रीमियम प्रीमियम बहुत चर्चा की, आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम इज शोन अंडर द विच हेड द बैलेंस शीट। हम आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लास में समझाए। तो आर्थिक चिट्ठा में किसको कहाँ दिखाया जाएगा? तो यहाँ क्या कह रहा है? जो सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाया जाएगा। तो हमने क्या बताया था? शेयर होल्डर्स के पहला जो सब हेड होता है शेयर कैपिटल, उस शेयर कैपिटल के दो हेड होते हैं, एक होता है शेयर कैपिटल और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको, जो बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस को में हम सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड क्या होगा? सरप्लस। क्योंकि सबसे पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में दो सब हेड होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। एक और होता है लेकिन वह सिर्फ नाम के लिए होता है, शेयर एप्लीकेशन एंड पेंडिंग अलॉटमेंट, लेकिन वह कहीं रहता नहीं है। तो प्रीमियम को जो दिखाया जाएगा वह दिखाया जाता है बच्चों संचय तथा अधिक, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड क्या होगा? सरप्लस। यह आपको अधिकांश जगह मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, मैक्सिमम नंबर आपसे पूछा जा रहा है किस कंपनी में? तो पब्लिक कंपनी में। तो याद रखेंगे 7 नहीं होगा, 200 नहीं होगा, 20 नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो बच्चों होगा वो होगा कोई सीमा नहीं। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो बच्चा होता है वो इसका कोई भी सीमा नहीं है मेरे लाल। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन बता रहे हैं। एक होता है निजी कंपनी। कौन सा कंपनी बच्चों? निजी कंपनी। इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी कहते हैं इसको, उसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। निजी कंपनी यानी यह आपका प्राइवेट कंपनी हो। दूसरा होगा बच्चों सार्वजनिक कंपनी। कौन सा कंपनी? सार्वजनिक कंपनी। तो सार्वजनिक कंपनी। अब सबका मिनिमम और सबका मैक्सिमम संज्ञा। तो निजी कंपनी में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है, न्यूनतम मिनिमम नंबर, तो वह बच्चों होता है आपका 2। और अधिकतम संख्या जो होता है वह बच्चों 200 भूतपूर्व और कर्मचारी को छोड़कर। और सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम संख्या होता है 7 और अधिकतम संख्या बच्चों कोई सीमा, जो अभी हमने आपको बताया कोई सीमा नहीं है। यानी सीमा तो है क्या फिर?
तो जारी किए गए अंशों के बराबर। क्या किए गए अंशों के बराबर? जारी किए गए अंशों के बराबर। तो याद रखेंगे, निजी कंपनी में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो आपका 2 होता है। निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2। और निजी कंपनी में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो आपका 200 होता है, भूतपूर्व एवं वर्तमान कर्मचारी को छोड़कर। और सार्वजनिक कंपनी में आपको सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या होती है वो आपका 7 होता है, और अधिकतम संख्या जो होता है उसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात जारी किए गए अंशों के बराबर। क्या किए गए अंशों के बराबर? जारी किए गए अंशों के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, ऋण पत्र है, डिवेंचर इज अ, ऋण का प्रमाण पत्र लोन सर्टिफिकेट, नगद का प्रमाण पत्र कैश सर्टिफिकेट, स्टॉक का प्रमाण पत्र क्रेडिट सर्टिफिकेट, इनमें से कोई नहीं। तो ऋण पत्र है बच्चों ऋण का प्रमाण पत्र, लोन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ऋण पत्र की विशेषता है, यह आपको 2 नंबर में भी लिख सकते हैं। जो ऋण पत्र की विशेषताओं को लिखे तो यहाँ से लिख लीजिएगा, ऋण पत्र की विशेषता है। तो अब सबसे पहला है निश्चित ब्याज, फिक्स्ड इंटरेस्ट, यह भी सही है। दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म, यह भी सही है। शोधन रिडम्पशन, यह भी सही है। तो ऋण पत्र की विशेषता में होगा उसका ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों, ये इनमें से सभी। यानी ऋण पत्र की विशेषता क्या है? यह इस पर निश्चित ब्याज दिया जाता है, यह दीर्घकाल के लिए जारी किया जाता है, यह शोधनीय होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों आपके पास, ऋण पत्र पर ब्याज की दर होती है, ऋण पत्र पर जो ब्याज की दर होती है 12% नहीं, 20% नहीं, 15% नहीं, ऋण पत्र पर ब्याज दिया जाता है निश्चित दर से। किस दर से? निश्चित या स्थिर दर से। निश्चित या क्या रहेगा, कभी कभी स्थिर दे देता है, तो निश्चित या स्थिर दर से ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती है, ध्यान से देखिए, ऋण पत्र के निर्गमन पर क्या पूछ रहा है? कटौती है। अस्थाई संपत्ति नहीं होगा, चालू संपत्ति नहीं होगा, वास्तविक संपत्ति नहीं होगा, कृत्रिम संपत्ति होगा, फिक्स एसेट नहीं होगा, करेंट एसेट नहीं होगा, रियल एसेट नहीं होगा, फिक्चुअस एसेट होगा। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती है बच्चों, वह ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, कृत्रिम संपत्ति, फिक्चुअस एसेट। अब होगा बच्चों, ऋण पत्र भाग होता है, अंश पूंजी का नहीं होगा, दीर्घकालीन उधार का यह तो होने वाला है, स्वामित्व पूंजी का ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऋण पत्र जो भाग होता है वह दीर्घकालीन उधार का होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। हम लोग बताए थे जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो बोलते थे, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज का ये जो सब हेड होगा होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो होता है उसमें हम लोग डिवेंचर को दिखाते थे। किसको दिखाते थे बच्चों? डिवेंचर को। तो ऋण पत्र किसका भाग है? दीर्घकालीन उधार का, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। नेक्स्ट होगा बच्चों, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का उत्पाद है। फिनेंशियल स्टेटमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, फर्स्ट, सेकेंड, इंड, नन ऑफ दिस। तो लेखांकन प्रक्रिया जो है वो उसका अंतिम उत्पाद होता है, अंतिम यानी इंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, चालू संपत्ति में शामिल नहीं है, किस संपत्ति में? चालू संपत्ति में शामिल है। स्टॉक या करेंट एसेट होता है, डेटर्स यह भी आपका करेंट एसेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस यह भी आपका करेंट एसेट होता है। लेकिन बिल्डिंग ये करेंट एसेट नहीं होता है बच्चों, ये फिक्स एसेट होता है। तो यानी चालू संपत्ति जो है बच्चों, भवन, वह है आपका फिक्स एसेट। तो इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों वो आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये बच्चों जो होता है वो आपका फिक्स एसेट होता है। कौन सा एसेट? फिक्स एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, लाभ हानि खाते को डॉट डॉट भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज आल्सो कॉल्ड आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट, परिचालन लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, विनियोग, इन्वेस्टमेंट नहीं। इसमें जो लाभ हानि खाते को डॉट डॉट जो कहा जाता है, आय विवरण भी कहा जाता है। यानी लाभ हानि खाता का जो दूसरा नाम होता है बच्चों वह आय विवरण, या आय विवरण के अंतर्गत लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है। तो आय विवरण को लाभ हानि विवरण, लाभ हानि विवरण को आय विवरण भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, समान आकार के आर्थिक चिट्ठे में कुल संपत्ति, समान आकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसमें कुल संपत्ति दायित्व को किसके बराबर माना जाता है? 100 के बराबर माना जाता है बच्चों। कितना के बराबर? 100। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। 1000 के बराबर नहीं माना जाता है, 10 के बराबर नहीं माना जाता है, 1 के बराबर नहीं माना जाता है। यहाँ कुल संपत्ति कुल दायित्व के 100 के बराबर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वो बिल्कुल ही सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा, प्रवृत्तीय प्रतिशत की गणना के लिए किस वर्ष, किसी भी वर्ष को चुना जा सकता है? चालू वर्ष करेंट ईयर, गत वर्ष प्रीवियस ईयर,
आधार वर्ष बेस ईयर इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आधार वर्ष को। किस वर्ष को? आधार वर्ष को। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। बिक्री में से, बिक्री मतलब सेल्स में से, तो बिक्री में से बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि होती है। सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कॉल्ड। तो संचालन लाभ नहीं होगा, सकल लाभ। ऑप्शन नंबर जो बी लग रहा है बच्चों, वो बिल्कुल भी आपका सही आंसर है। शुद्ध लाभ भी नहीं होगा, कुल लाभ भी नहीं होता। यहाँ बच्चों याद रखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर जो आपका सूत्र होता है, क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बराबर जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। नेट सेल्स माइनस क्या होगा बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? विक्रय में से यानी सेल्स की राशि में से बेचे गए माल की लागत को यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को घटाकर क्या ज्ञात किया जाता है? तो बच्चों सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात किया जाता है। बच्चों आज हम आप लोगों के सामने कंप्लीट किए हैं मॉडल सेट टू अकाउंटेंसी के। आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, इस सेशन को अच्छी तरीकों से देखिएगा और आप लोग एग्जाम में बेहतर रिजल्ट कीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे, मस्त से पढ़ते होंगे। इसी तरीके में आपको हमने ये समझाया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ, जो होगा मॉडल सेट 3 का। आज के लिए इतना ही।